हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। साथ साथ हम कवर करेंगे क्यूरीज लॉ। तो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पैरामैग्नेटिज्म। एक सवाल के साथ हमने पिछला चैप्टर खत्म किया था और पिछला चैप्टर में सवाल ये था, पहले तो आंसर क्या था, सवाल तो बाद में सुनना। आंसर ये था कि भैया, और स्टेट के द्वारा, ओनली मूविंग चार्ज इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ये तो था ना कि केवल मूविंग चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। लेकिन फिर हमने एक सवाल पूछा था कि अगर मूविंग चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए, तो इस बार मैग्नेट के अंदर कहां से मैग्नेटिज्म आया, इसमें कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, इसमें कौन सा करंट है, ये सवाल हमने पूछा था, है ना। उसके साथ हमने सवाल पूछा था कि जब हम आयरन को रख दें अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें कौन सा चार्ज मूव करने लगा, जो मैग्नेटिज्म आ गया। फिर हमने थोड़ा थोड़ा जब इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है, उसके बारे में भी हमने सीखा था। तो क्या देखते हैं कि क्या वही रीजन है जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है या कुछ और रीजन है मैग्नेटिज्म होने के कारण। तो देखते हैं सबसे पहले पैरामैग्नेटिज्म एक बेसिक सा मैग्नेटिज्म है, उसको पहले हम समझते हैं। देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, अच्छा कुछ सब्सटेंस क्या, पहले तो सारे सब्सटेंस की बात करो। सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन होते हैं बच्चों, एक तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, दूसरा ये स्पिन भी करते रहते हैं अपनी एक्सिस के, है ना। और जो घूमने का चक्कर है वो तो बिल्कुल क्लियर है। पेयर्स में ये इलेक्ट्रॉन बटे रहते हैं कि अगर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका भाई दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि एक दूसरे को मैग्नेटिज्म को कैंसिल करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करते रहते हैं। घूम तो रहा है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आया ना, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो कोई खास रीजन नहीं है मैग्नेटिज्म होने का, इसको आप मान ही नहीं सकते क्योंकि वो तो कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। अच्छा जी, फिर क्या रीजन है, प्रोटॉन। ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन है वो मूव करते रहते हैं और स्पिन भी करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिज्म होता है, जिसको आप कह सकते हो न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म। लेकिन वो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻17 की रेंज का होता है, तो वो भी लगभग कोई खास है नहीं, रेस्पॉन्सिबल मान नहीं सकते उसको। अच्छा, तीसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट है और जिसको हम मानते हैं बेसिक रीजन बिहाइंड द मैग्नेटिज्म, दैट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो स्पिन करते रहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन के पेयर्स जो होते हैं वो ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं किसी मैटर के अंदर। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं, मतलब जितने एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं उससे ज्यादा या उससे कम क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो देयर आर ऑड नंबर्स ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है एक एटम के अंदर। भाई एक एटम के अंदर सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तो 8 ने 8 का कैंसिल कर दिया, 2 का तो बचा ना नेट। तो इसलिए एक एटम के अंदर क्या हुआ, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मैग्नेट। कि भैया एक एटम है, ये बन गया एक मैग्नेट, एटॉमिक मैग्नेट। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनको बिना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे एक मैग्नेटिज्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो एटम होते हैं वो ऐसे लाइन से तो लगे नहीं रहते कि भाई सारे एटम ऐसे लाइन से लगे हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, कोई एटम कहीं कोई एटम कहीं, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, तो किसी के स्पिन की डायरेक्शन किधर को, किसी के स्पिन की डायरेक्शन किधर को, किसी के स्पिन की डायरेक्शन किधर को, यानी कि जो एटॉमिक मैग्नेट है इसकी डायरेक्शन जो होती है वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई बाहर कोई इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाता तो ये रैंडमली ओरिएंटेड होती है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट मैग्नेटिज्म बचता है जीरोंटा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिज्म क्यों नहीं होता जब तक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखते, तो आंसर क्लियर सा हमें मिल गया। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट है या कह लो कि एटॉमिक मैग्नेट है, उनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे कोई वैसे, और ये सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है।
अभी हम अलग से बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की भी। फिलहाल हमने समझा कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है और ये क्यों होता है, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ हमने बात कर ली कि इसमें रैंडम ओरिएंटेड होती है डायरेक्शन एटॉमिक मैग्नेट की, लेकिन जब हम किसी इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो लगभग बहुत सारे ये एटॉमिक मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और डायरेक्शन भी कैसी, इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है एक्सटर्नल, उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो इनके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो ये था पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा है बच्चों डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म ये इसका जस्ट अपोजिट है। डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि इसमें इवन नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, है ना भाई। जब इतने इधर मूवमेंट कर रहे हैं, इतने इधर कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0, कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट ही नहीं बचा, अनलाइक पैरामैग्नेटिज्म। तो इसमें इनिशियली कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, या कह लो कि नेट एटॉमिक मैग्नेट कोई नहीं बनते, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ऐसा देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि उसको सपोर्ट करने की डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे, वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, ठीक। और जो अपोजिट डायरेक्शन में, इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे, वो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से एक हल्का सा, फीबल सा, कमजोर सा नेट मैग्नेटिज्म इनमें भी डेवलप हो जाता है, लेकिन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। हल्का सा, फीबल सा, गोल्ड जैसे, गोल्ड सोना, ठीक है, उसमें एक नेट मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। इनके वो रिपेल करने लगते हैं एक्सटर्नल मैग्नेट को, ठीक है। बहुत ही, अगर ये स्ट्रांग होगा तब आपको रिपल्सन दिखेगा, है ना। गोल्ड की कोई चीज और स्ट्रांग सा मैग्नेट होगा तब आपको रिपल्सन दिखेगा। अभी हम एनिमेशन में इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, डायामैग्नेटिज्म क्या है। ऐसा थ्योरी है, अभी कुछ पता थोड़ी है ना, थ्योरी क्या है कि भैया ऐसा देखा गया है कि जब हम गोल्ड टाइप के मटेरियल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे वो हल्के से स्लो हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट स्पिन कर रहे थे वो थोड़े से फास्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इनमें भी एक नेट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, बट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। ऑब्वियसली फीबल होता है, कमजोर होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। हाँ अब है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म? देखो ये तो सबको पता है, फेरन, आयरन, फेरस, है ना। तो ये आयरन और उसके कंपाउंड और उसके जैसे सब्सटेंस, जैसे निकल, कोबाल्ट, इस तरह के, है ना। आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील भी है उसमें। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले समझते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। ये कुछ पैरामैग्नेटिक के जैसे ही होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें भी स्पिन का चक्कर होता है, लेकिन इनमें जो ऑड नंबर्स है ना, ऑड वाले के, अगर उस जैसे हमने पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो सपोज करो कि 10 उसमें क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे थे तो 8 एंटी क्लॉकवाइज, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट था वो ज्यादा नहीं था, 2 था, 2 की वजह से था। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि इनमें ऑड नंबर होते हैं और भयंकर वाले ऑड नंबर होते हैं। माने 1000 अगर एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो 10 दूसरी डायरेक्शन में, तो नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ, एक कलेक्शन ऑफ एटॉमिक मैग्नेट हो जाते हैं। उसमें तो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट बनते थे पैरामैग्नेटिज्म में। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एटॉमिक मैग्नेट, जिसको आप बोलते हैं डोमेन, ग्रुप ऑफ एटॉमिक मैग्नेट एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, कि किसी भी साइज के हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं। डोमेन उससे मतलब नहीं होता, बस ये है कि एक जगह पर बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट इकट्ठे हो जाते हैं। डायरेक्शन तो इनिशियली रैंडमली ओरिएंटेड ही रहती है, क्योंकि इनमें भी नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ये जो इतना जो शेप है इसको बोलते हैं डोमेन, है ना। व्हाट इज डोमेन कोई पूछे तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स। क्लियर है? तो इस तरह से डोमेन बन जाते हैं। इनिशियली तो रैंडमली ओरिएंटेड ही होते हैं, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो इनमें भी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होता है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब हम इनको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 2 तरह से बिहेव करते हैं। देखो किस तरह से।
सबसे पहला, अगर फील्ड वीक हो, जो एक्सटर्नल फील्ड है अगर वो वीक हो, इफ एक्सटर्नल फील्ड इज वीक, तो ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि बहुत सारे डोमेन अपना शेप बदल देते हैं, और जो डोमेन इस एक्सटर्नल फील्ड के सपोर्ट में है, वो अपना साइज बड़ा कर लेते हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इस तरह से। लेकिन जो इसके अपोज में है, कुछ ऐसे भी तो थे ना जो इसके अपोजिट थे, एटॉमिक मैग्नेट्स, तो वो भी इसके अपोजिट होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है ऐसे डोमेन का। तो कैसे डोमेन का साइज बड़ा हो जाता है? जो इस एक्सटर्नल फील्ड के सपोर्ट में हो, तो इसलिए एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मतलब 50 इधर तो 10 इधर तो 40 के वजह से तो फिर भी बना ना। तो ये होता है व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड द वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या होता है कि जो डोमेन इस एक्सटर्नल फील्ड के सपोर्ट में है वो अपना साइज इंक्रीज कर देते हैं और सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड, तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि लगभग सभी डोमेन का साइज सेम होगा और ये रोटेट करने लगते हैं सारे डोमेन इन द सपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो अगर ये फील्ड स्ट्रांग हुआ तब क्या होगा? लगभग सभी डोमेन का साइज जो है वो सेम ही होता है और ये सारे जो डोमेन होते हैं, जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, ये रोटेट करने लगते हैं किसकी डायरेक्शन में? इन द सपोर्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो तरह से काम करता है। वीक के लिए डोमेन का साइज बड़ा हो जाता है सपोर्ट वालों का, अपोज वालों का छोटा। तो अपोज में भी होते हैं, सपोर्ट में भी होते हैं, लेकिन फिर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है एज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर बन जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों मैग्नेटिज्म के बारे में, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। अब ये इनसे रिलेटेड कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बिस्मथ है और ये देखो किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से रिपल्सन फील करता है। यहाँ पर देखो आयरन से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चिपकी हुई है और उसको हीट किया जा रहा है, तो हीट करने पर क्यूरीज लॉ के हिसाब से ये देखो मैग्नेटिज्म खो देती है। मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में इससे पहले हम एक छोटा सा लॉ ले लेते हैं जिसका नाम है क्यूरीज लॉ। पहला ये इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में ही है। क्यूरीज लॉ, मैडम क्यूरी लॉ क्या कहता है कि भैया ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम एनिमेशन में भी देखेंगे इस चीज को। ठीक है, याद रखिए किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, हिंदी में अगर कहें तो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो खो देता है, मैग्नेटाइजेशन खो देता है। ठीक, मतलब कैसा है अभी हम एनिमेशन में देखेंगे। एक आयरन को आप चिपकाओ इस तरह से और उसको जलाते रहो, बर्न करते रहो नीचे से, तो उससे छूट जाएगा। तो उसका रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, वो अपना मैग्नेटाइजेशन खो देता है। और ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है, हमने देखा था, ससेप्टिबिलिटी बताती है जिसकी ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा वो उसमें उतना अच्छा मैग्नेटाइजेशन होता है, उसमें उतने ही ज्यादा एटॉमिक मोमेंट है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने देखा था कि मैग्नेटाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक मैग्नेट जो थे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, ये तो हुआ था। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इनका मोशन रैंडम हो जाएगा और रैंडम मोशन होने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा। ठीक है, तो एक क्यूरीज लॉ है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं इसको देखते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, दो चार पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि प्लेटिनम हो गया ना, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम और भी हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। मतलब अगर इनको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इनमें पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि इनमें फीबली, हल्का सा, बहुत ही मामूली, दिखेगा भी नहीं ना छोटे मोटे मैग्नेट से, तो फीबली इनमें मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, यानी कि मैग्नेट बन जाते हैं। फीबली मैग्नेटाइजेशन इसमें हो जाता है। दूसरा कि अगर आप कोई रॉड लोगे इस सब्सटेंस की, प्लेटिनम की, एल्यूमिनियम की, और उसको धीरे से लटका दोगे फ्रीली, if the rod of paramagnetic substance is freely suspended in external magnetic field, then it slowly sets itself in the direction of magnetic field। तो ये क्या करेगी, स्लोली रोटेट करते 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 अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कर लेगी। पता है ना, क्योंकि इसमें जो फील्ड है वो कैसा बना, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही बना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भैया रॉड अगर कोई लोगे तो इस तरह से क्यूरीज लॉ का फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर अगर इनका बढ़ाओगे तो
क्या होगा, इनकी ससेप्टिबिलिटी घटेगी, यानी कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज होती चली जाएगी, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देंगे और बन जाएंगे डायामैग्नेटिक। ये भी ध्यान रखना है ना, क्या बन जाएंगे, डायामैग्नेटिक, मतलब ये रिपल्सन करने लगेंगे। एक टेम्परेचर ऐसा होगा, कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दोगे तुम, तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा जी, और क्या है प्रॉपर्टी इनकी, और ये प्रॉपर्टी है कि अगर नहीं, इनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है, पहले तो ससेप्टिबिलिटी की बात कर लेते हैं। चलो, तो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी हैज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, ज़्यादा मतलब इनमें मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। हमें पता है ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है कि इसमें कितना मैग्नेटाइजेशन होता है, तो ससेप्टिबिलिटी हैज स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना है, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड, है ना। और स्मॉल का मतलब है कि इसमें कम मैग्नेटाइजेशन हुआ है। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी क्या थी, हमने पढ़ा था कल, 1 + काई एम। तो काई एम अगर बहुत छोटा होगा तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। रिलेटिव परमिएबिलिटी इनकी 1 से हल्की सी बड़ी होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी और उसके एग्जाम्पल थे। नाउ व्हाट इज डायामैग्नेटिज्म। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पहला तो हमने पढ़ ही लिया इस मैग्नेटिक कि भैया अगर इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो ये फीबली रिपेल करते हैं, ठीक है। ये दे आर फीबली रेपेल्ड बाय द मैग्नेट, पता है, क्योंकि इनमें अपोजिट फील्ड बनता है। तो क्या करेंगे बेचारे, ये करेंगे। और अगर फिर से रॉड वाली बात करें कि इनकी अगर हमको रॉड लेने से गोल्ड हो गया, है ना, क्वार्ट्ज हो गया, और अपना वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो रॉड अगर कोई लोग इनकी, तो ये स्लोली इट विल सेट इटसेल्फ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अपोज कर रहे हैं तो अपोजिट फील्ड बनेगा, तो ये अपने आप को स्लोली एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर लेती है, ठीक। तीसरा क्या है कि ससेप्टिबिलिटी इनकी नेगेटिव होती है, ऑब्वियसली। नेगेटिव का मतलब अपोज कर रहे हैं, और जब ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होगी, है ना भाई। म्यू आर क्या था, 1 + काई एम, और काई एम अगर नेगेटिव है तो 1 से कम हो जाएगी वैल्यू। और एक चीज और है कि इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं होती, ये आप ध्यान रखें, क्यों होगी भाई पास। ओके, बेटा इसको, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में होती है, हाँ पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। कभी कभी डायग्राम बनाया जाएगा इस तरह से कि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास हो रही हैं, ठीक, और एक सब्सटेंस ये है इसमें से एक भी पास नहीं हो रही, तो बताओ कौन सा क्या है। तो ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें। नाउ व्हाट अबाउट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। अगर मैग्नेट वीक भी होगा तब भी देखा कि आयरन बढ़िया से चिपक जाता है। तो उसका रीजन यही है कि इसमें बहुत सारे एटॉमिक मैग्नेट थे, यानी कि एक डोमेन बहुत इसमें ज़्यादा थे, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो ये क्या होते हैं पता है हमें, आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, स्टील, इनके अलॉय, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो क्या है इनकी प्रॉपर्टी, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। दूसरा, if the rod of ferromagnetic substance is suspended freely inside an external magnetic field, it will set itself quickly in the direction of magnetic field। ये एकदम से उसके डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। अच्छा, तीसरा क्या है कि काईएम की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, few thousand, कुछ 1000 के करीब इसकी वैल्यू होती है ससेप्टिबिलिटी की। और जब ये बहुत बड़ी होगी तो रिलेटिव परमिटिविटी बहुत बड़ी होगी, है ना, 1 से बहुत बड़ी होती है रिलेटिव, 1 + काई एम, है ना, काई एम बड़ा तो म्यू आर भी बड़ा। और सारी की सारी लगभग फील्ड लाइन इनके अंदर से पास होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था फेरोमैग्नेटिक के बारे में। इसमें एक फेरोमैग्नेटिक में H, B = μ0H पढ़ा था ना। H की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, है ना, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, और बढ़ाओगे और बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो फिर ये घटने लगती है, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा पीक पॉइंट, उसके बाद घटने लग जाएगी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। तो ये है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस H ग्राफ, ठीक है। H बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, एक पीक पॉइंट के बाद घटने लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, देखो H बेसिकली क्या, करंट है,
म्यू एच बराबर एन आई। तो करंट ज़्यादा बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा लार्ज कर दोगे तो यार उससे टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा ना, और टेम्परेचर बढ़ने से पता है ससेप्टिबिलिटी घटने लगती है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्यूरी लॉ का फॉलो करते हैं, यस दे डू फॉलो क्यूरीज लॉ। लेकिन एक टेम्परेचर जहाँ जिसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं मैग्नेटाइजेशन की, उसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, है ना। और ये 1000 डिग्री सेल्सियस होता है आयरन के लिए, 700 के आसपास होता है कोबाल्ट के लिए। स्टील के लिए बहुत कम होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्लियर हो गई बात। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, नोट्स भी इसके अपलोड किए जाएंगे फेसबुक पेज पर भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो वहाँ से आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बचा है हिस्टैरिसीस, उसको हम कल क्लियर कर देंगे और ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को कल। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।